स्थानांतरण हमारे जीवन का एक अंग बन चुका था, किंतु लखनऊ स्थानांतरण के नाम पर मेरी पत्नी सदैव आतंकित रहती थी। पहले तो सरकारी मकान की दिक्कत और दूसरे घर पर काम काज करने वालों की किल्लत। घर के बाकी सब काम तो जैसे तैसे हो जाते थे, किंतु बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना ऐसे काम थे जिन्हें सुनकर ही पत्नी का तापमान शमाने से ऊपर पहुंच जाता था और फिर पूरे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता था। दिन भर पत्नी मुझ पर, बच्चों पर और खुद पर भी झल्लाती रहती थी। बच्चों के दो चार थप्पड़ भी लग जाना स्वाभाविक ही था। इसलिए लगभग 5 वर्ष पूर्व जब मैं लखनऊ स्थानांतरित होकर आया था तो इस आशंका से भयंकर रूप से त्रस्त था। भाग दौड़ करते हुए किसी तरह विधायक निवास के चक्कर काटकर मुझे कॉलोनी में मकान मिल गया था। वह मेरे लिए कई दृष्टि से महत्वपूर्ण था। किराए के मकानों की दशा से कौन परिचित नहीं है। खुशामद और सामर्थ्य से परे किराया और दिन प्रतिदिन की कहासुनी तनाव का एक छोटा हिस्सा मकान मिलने से अवश्य कम हुआ था, किंतु उसका अधिकांश भाग तब तक घर पर मंडराता रहा जब तक चौका बासन करने वाली महरी की व्यवस्था ना हो गई। वास्तव में पत्नी से अधिक महरी की चिंता मुझे थी। मैंने लखनऊ आते ही पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी थी। आसपास के घरों में सुबह शाम आती जाती महरी नुमा औरतों पर निगाह रखना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन एक दो महरियां दिख पड़ी, लेकिन उन्होंने बात करते ही खाली नहीं की तख्ती दिखा दी। एक सप्ताह बाद पत्नी का धैर्य तेज धूप में कच्ची दीवार सा चटकने लगा। 15 दिन बीतते बीतते उसके चेहरे पर तनाव भी परिलक्षित होना स्वाभाविक ही था। इतनी बड़ी कॉलोनी में मेरे ही विभाग के अनेक अधिकारी निवास करते थे। धीरे धीरे मैंने सभी के सामने महरी की समस्या रखी। अंततः कांता के बारे में मुझे पता चला, किंतु सहयोगी अरविंद जी ने मुझे उसकी चर्चा के साथ ही सचेत करते हुए कह दिया था, भाई, कॉलोनी की हीरोइन है कांता, एकदम आधुनिका, बड़ी नखरेबाज, उसकी हर किसी के साथ निभ पाना संभव नहीं है। मैंने पत्नी को आकर सब बता दिया था और कांता को बुलाने का आग्रह किया था। कांता आई थी तो उसे देखकर मैं भी पहले ही दिन चकित रह गया था। वो देखने में 30 के आसपास थी। सांवला रंग, किंतु तीखे नाक नक्श, सलीके से संवरी हुई आकृति और साफ सुथरे कपड़े, अंगूठे से घिरी 2 उंगलियां कलाई में घड़ी और साधारण एड़ी वाली चप्पलें। उसे देखकर यह विश्वास नहीं हुआ कि वह स्त्री घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। प्रारंभिक वार्ता के बाद कांता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाद में पता चला था कि वह इत्तेफाक ही थी कि एक अधिकारी के स्थानांतरण के फलस्वरूप कांता अभी हाल में ही खाली हुई थी, वरना उसका नियम था कि वह एक ही समय में 5 से अधिक घरों में काम नहीं करती थी। कांता का काम जहां एक ओर अति स्वच्छ व व्यवस्थित था, वहीं दूसरी ओर उसमें स्वयं एक सौम्यता व गंभीरता दिख पड़ी थी। घड़ी की सुइयों के साथ वह प्रातः 8:15 बजे आती थी और 45 मिनट में सारे कार्यों से निर्वित होकर चली जाती थी। शायद ठीक 5:15 बजे कांता घर में घुसती थी और 5:45 तक घर से निकल जाती थी। ना तो वह अधिक बोलती थी और ना ही उसे सुनने की कोई आदत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम कांता के बारे में और अधिक जानते गए। उसका पति बीमा कार्यालय में चपरासी था। 3 बच्चे थे उनके, एक बड़ा लड़का और 2 छोटी लड़कियां। कांता को देखकर हम तो यही सोचते थे कि अभी बच्चे छोटे ही होंगे, किंतु मुझे उस दिन घोर आश्चर्य हुआ जब एक 16-17 वर्षीय लड़के ने घर आकर पूछा था, माँ आई थी? किसकी माँ? पत्नी ने सक पकाकर पूछा। मेरी माँ, कांता जी। कांता? पत्नी हतप्रभ सी धीरे से मुस्कुरा दी, फिर सहजता धारण करके बोली, हमारे यहाँ तो 5:15 बजे आती है, अभी तो देर है। वह लड़का अभिवादन करके लौट गया। पता नहीं क्यों पत्नी के हृदय में एक कुलबुलाहट सी हुई। उस दिन कांता के आने पर
पत्नी ने उसके लड़के के आने के बारे में बताते हुए बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। जी बीवी जी, कांता ने बताया, घर पर अचानक कुछ मेहमान आ गए थे। जल्दी में थे इसलिए लड़का ढूंढ रहा था, मगर तुम्हारा लड़का और इतना बड़ा। पत्नी रोक ना सकी अपनी जिज्ञासा को। स्मित की लहरें उभर आई। तुम देखने में तो इतनी बड़ी उम्र की नहीं लगती हो, पत्नी ने धीरे से कहा तो कांता ने शर्म से मुंह नीचे कर लिया। पहली बार उसके चेहरे पर से बात बनाई थी। कांता हंसने लगी, फिर दबे स्वर में बोली, बीवी जी, कुछ तो शादी ही जल्दी हो गई थी। वैसे अब 33 की तो हो ही रही हूँ। कांता ने आगे बताया था कि उसके पिता बरेली में एक स्कूल में अध्यापक थे। घर में पढ़ने लिखने का वातावरण भी था। कांता की 2 बहनों ने इंटर पास किया था। उनकी शादी हो गई थी। छोटा भाई बीए करके कचहरी में बाबू हो गया था। कांता जब केवल 15 साल की ही थी तो पड़ोस में रह रहे नवयुवक के प्रेम जाल में फंसकर वह उसके साथ लखनऊ चली आई थी। उस समय वह 9वीं की परीक्षा दे चुकी थी। नवयुवक यानी उसके पति के मामा ने उन्हें शरण दी थी तथा कचहरी में विवाह कराया था। उसका पति हाई स्कूल पास था। मामा ने ही सिफारिश करके उसके बीमा दफ्तर में नौकरी लगवा दी थी। कांता के पिता और घर के अन्य सदस्य उस घटना के बाद इतने अपमानित व क्षुब्ध थे कि उन्होंने कांता से सदा के लिए अपने संबंध विच्छेद कर दिए थे। उधर पति के घर वाले भी उतने ही नाराज थे, किंतु धीरे धीरे उनसे संबंध सुधर गए थे। लगभग 1 वर्ष बाद पुत्र का जन्म हुआ था और बाद में 2 लड़कियों का। अब उनमें से एक 15 साल की थी और दूसरे 9 साल की। हमें लखनऊ में आए लगभग 3 साल बीत चुके थे। अब सब व्यवस्थित हो चला था। कांता से कभी कभार खुलकर बातें भी होने लगी थी, किंतु ना तो उसके नित्य कर्म में कोई अंतर आया था और ना ही उसमें। कांता की कुछ और भी विशिष्टताएं थी। वह कभी हमारे घर पर कुछ खाती पीती नहीं थी, और तो और वह कभी चाय भी नहीं लेती थी। घर से खाने का कोई सामान स्वीकार ना करना और ना ही तीज त्योहार पर किसी अतिरिक्त पैसे, कपड़े या वस्तु की मांग करना। प्रारंभ में हमें लगा कि संभवतः महानगर की ऐसी ही प्रथा हो, किंतु बाद में यह भ्रांति भी दूर हो गई। उस दिन के बाद कांता का लड़का भी कभी हमारे घर नहीं आया था। पता चला था कि वह हाई स्कूल की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुका था, अब तीसरी बार परीक्षा दी थी। कांता की लड़कियों का हमारे घर पर आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। एक दिन जब पत्नी ने कांता से उसकी 2 दिन की अनुपस्थिति में किसी लड़की को काम पर भेजने को कहा था, तो पहली बार कांता रोष व खीज भरे स्वर में बोली थी, नहीं बीवी जी, मैं अपनी लड़की को नहीं भेज सकती। जो काम मैं उन बच्चों के लिए करती हूँ वह उनको करते नहीं देख सकती। उस वर्ष जब हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा फल आया और कांता का लड़का तीसरी बार अनुत्तीर्ण हुआ, तो कांता क्षोभ व यंत्रणा से टूटी सी लगती थी। पत्नी के पूछने पर उसके नेत्र छलछला उठे, फिर सिसकियां लेकर रोने लगी। साथ ही भर्राए स्वर में कहने लगी, बीबी जी, मैंने सिर्फ इन बच्चों के लिए यह काम करना शुरू किया था जिससे वे अच्छी तरह रह सके, अच्छा पहने, खाए और पढ़ लिख कर लायक बन जाए। कुछ पल शांत रही कांता, फिर बताने लगी, बाबूजी, हमारे पूरे खानदान में यह काम किसी ने नहीं किया था, लेकिन मैंने सिर्फ बच्चों की खातिर यह धंधा अपनाया था। साड़ी का पल्लू निकालकर कांता ने आंसू पोंछे, फिर आगे बोली, मेरा आदमी मुझसे इस धंधे के पीछे बड़ा नाराज हुआ, दुखी भी हुआ। घर के गुजारे लायक उसको पैसा मिलता था, उसके साथ के चपरासी ऐसे ही रह रहे हैं, लेकिन मैंने जिद करके यह काम किया। जानती थी कि उसकी आमदनी में काम तो चल जाएगा, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकूंगी, उन्हें ठीक तरह नहीं रख पाऊंगी। मैंने मुन्ने को बड़े चाव से पढ़ाना चाहा था, लेकिन वह पढ़ता ही नहीं है। उसके पापा तो पिछले साल ही पढ़ाई बंद करा रहे थे। उसे कपड़े की दुकान पर लगवा भी दिया था, लेकिन मैंने जिद करके वह काम छुड़वाया और पढ़ने भेजा। आज सुबह जब रिजल्ट आया
तो मुन्ना को तो डांटा डपटा ही मेरे आदमी ने, मुझे भी बुरा भला कहा। फिर आज ही मुन्ना काम पर लग गया उस दुकान पर। कहते कहते कांता का स्वर बोझिल होकर टूट सा गया। कैसी दुकान है? कुछ देर शांत रहकर कुछ ना सूझते हुए पत्नी ने पूछ लिया। कपड़े की, जनपथ में है। कितना देंगे? यही करीब 300 से 350 रुपये। मगर बीबी जी, मुझे पैसे का क्या करना है? मुन्ना पढ़ लेता तो जीवन की आस पूरी हो जाती, मेरा यूं दर दर ठोकरे खाना सफल हो जाता। कहते हुए कांता की आंखों में एक गीली सी परत सी जम गई। कांता की व्यथा सुनकर मैं भी दुखित हो चला था। सचमुच एक विडंबना ही तो थी यह उसकी। उस घटना के बाद कांता दुखी व परेशान सी रहने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई दुख उसके हृदय को लगातार बरमे की तरह सालता था। मानो काले बादलों का साया उसके अंतरंग में घुटन सी पैदा कर रहा था। सब काम नियमित रूप से करते हुए भी कांता स्फूर्तिहीन व निष्पन्न सी दिख पड़ी थी। कभी कभी यह आशंका होती थी कि कहीं वह काम करना ही ना छोड़ दे, किंतु जब 6 महीना बीत गए तो पत्नी आश्वस्त हो गई। कांता भी धीरे धीरे सामान्य हो चली थी। एक दिन कांता ने 1 सप्ताह के अवकाश के संबंध में पत्नी से कहा तो उसका आशंकित हो उठना स्वाभाविक था। क्या काम वाम छोड़ने का विचार है? अपने संदेह व आशंका को एक धीमी मुस्कान से ढांपते हुए पत्नी ने पूछा। नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कांता ने सहजता से उत्तर दिया। मेरी लड़की की शादी है। सचमुच? पत्नी ने अचंभे से कांते को देखा। हाँ बीबी जी, 17 पूरे कर चली है, लड़का मिल गया है सो शादी पक्की कर डाली है। और करती भी क्या? उसको भी पढ़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन 9वीं से आगे नहीं पढ़ सकी, मेरी ही तरह रही। कहकर हंस दी वह। मैंने सोचा कि कुछ और ना हो, इससे पहले ही उसके हाथ पीले कर दूं और छुट्टी पा लूं। कांता के आग्रह पर हम दोनों विवाह में सम्मिलित हुए थे। पत्नी एक बार पहले भी उसके घर जा चुकी थी। उसने मुझे कांता के घर के रख रखाव के बारे में बताया था। टीवी, सोफा, खाने की मेज कुर्सियाँ, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ उसके घर में था। आज उसका घर देखकर मैं भी चकित रह गया था। शादी का स्तर भी मध्यवर्गीय परिवार जैसा ही था, कहीं कोई कमी नहीं दिख पड़ी। वह सब देखकर जाने क्यों मेरे हृदय में कहीं अंदर अतीव सुख व संतोष की भावना प्रवाहित हो गई थी। लड़की के विवाह के बाद एक बार फिर हमें ऐसा लगा कि अब कांता अवश्य काम छोड़ देगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन पत्नी ने मुझे बताया कि कांता मुझसे कोई बात करना चाहती थी। सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। अगले दिन मैंने स्वयं कांता से पूछा था, कांता, तुम्हें कुछ बात करनी थी? जी बाबूजी। हाथ धोकर वह मेरे पास आकर नीचे जमीन पर बैठ गई। कुछ काम था, बोलो। आत्मीयता भरे स्वर में मैंने इजाज़त दी थी। छोटी मुन्नी का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दीजिए। किस क्लास में? जी, उसने कॉन्वेंट से 5वीं पास की है, क्लास में दूसरे नंबर पर आई है, अब 6ठी में जाएगी। उसकी अध्यापिका उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि मैं उसे खूब पढ़ाऊं। मैं उसे किसी अच्छी अंग्रेजी स्कूल या सेंट्रल स्कूल में डालना चाहती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए आपसे ही विनती करने आई हूँ। मैं स्तंभित सा सुनता रहा। क्यों नहीं, आज ही ले आओ उसे, मैं लेकर चलूँगा, दाखिला भी करवा दूँगा। मैंने कांता को आश्वासन दिया। कांता मेरे पैरों को छूने लगी। मुझ पर बड़ा एहसान होगा आपका। यह लड़की पढ़ लेगी तो जीवन भर आपको याद करूँगी। लेकिन तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी लड़की कॉन्वेंट में है और पढ़ने में इतनी अच्छी है। बाबूजी, क्या बताती, मेरी तो आखिरी आशा है वह। कभी लगता है उसको दूसरों से ज़्यादा मेरी ही नज़र ना लग जाए। मैं सुनकर हंसने लगा। वातावरण की गंभीरता टूट चुकी थी, इसलिए मैंने पूछ ही लिया, मगर तुमने उसे दोनों बच्चों के बीच कैसे पाला? बस बाबूजी, शुरू से छोटी मुन्नी को एकदम अलग ही रखा दोनों बच्चों से। उसके लिए अध्यापक लगाए, पढ़ने से ज़्यादा उसको अलग रखने के लिए। वह जो मांगती है उसे देती हूँ।
कुछ क्षण रुककर फिर धीमे से कहने लगी, कांता, उसे आज तक यह नहीं मालूम कि मैं क्या काम करती हूँ। बाबूजी, हो सकता है कि वह जानकर अच्छे बच्चों में खुलकर घुल मिल ना पाए। कांता की आंखें डबडबा उठी थी। मेरे दिल के तार भी जैसे झंकृत हो उठे थे। फिर कांता उठकर अपने काम में लग गई। तब से मैं भी यह मानता हूँ कि कांता वास्तव में हीरोइन है, उस रूप में नहीं जिसमें लोग उसे कहते समझते हैं, बल्कि एक नए अर्थ में, एक नए संदर्भ में, अपनी उस छोटी बेटी की नज़र में। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।